So, as we covered the drugs used in hypertension, and now onward we are going to study the drugs used in angina. तो हमारे पास जो सबसे पहले चीज़ है वो तो हमने यही है, क्लासिफिकेशन हमने किसी भी तरीके से नहीं छोड़नी। कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है आपने क्लासिफिकेशन आती होगी। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि हमें ड्रग्स के नाम याद नहीं होते, तो मैंने हर किसी को यही कहती हूँ कि पहली दफ़ा आप कोशिश किया करें 3 नाम याद हों, 4 नाम याद हों, अगली दफ़ा आपको 6 होंगे, फिर 8 भी होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता फार्मा हमेशा रिवीजन से आती है, ठीक है। तो जब तक आपकी रिवीजन नहीं होगी आपको फार्माकोलॉजी नहीं होगी। आप मैक्सिमम तो ये अंदाज़ा रखें कि मेरी 3 दफ़ा फार्माकोलॉजी कंप्लीट होगी तो मैं सोचूं कि मेरे माइंड में रिटेन रहना शुरू होगी, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। उसके बाद ये है कि अंजाइना है, अंजाइना की टाइप्स है हमारे पास। आर्थरोस्क्लेरोटिक अंजाइना है, वेजोस्पास्टिक अंजाइना है। अब बेसिकली ये कोई SEQ तो नहीं आता होता एज सच, लेकिन द थिंग कि हमें सिनेरियो से पिक करना आसान हो जाता है कि इसमें कौन सी मैनेजमेंट होगी। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास आ रहा है वेजोस्पास्टिक अंजाइना, वेजोस्पास्टिक में क्या हो रहा है, वेसल्स हमारे पास वेजोस्पैज्म हुआ है वेसल्स का। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ दें जो वेसल्स को डायलेट कर दें। डायलेट हमारे पास कौन सी करती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वेजो डायलेटर होते हैं। तो हम प्रेफर करेंगे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे दें, ठीक है, हम नाइट्रेट्स दे दें, ठीक है। अब एरिथ्रोस्क्लेरोटिक एंजाइना लेट सपोज, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है, आप कहेंगे कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ठीक रखना है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे इसके साथ हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं नाइट्रेट्स के साथ। तो बीटा ब्लॉकर्स अगर आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, आप उसको नहीं, मैंने पीछे हाइपरटेंशन के में बताया था कि डायबिटिक पेशेंट को आप नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, वो सारा सिनेरियो अगर ANS पढ़ा है आपने, वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, तो आपको हो जाएगा आइडिया। अब हमें पता है कि आर्थरोस्क्लेरोटिक एंजाइना है, उसमें हम लोग हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी देखने के लिए हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, तो आपके पास मैनेजमेंट आसान हो जाएगी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा जो चीज़ आती होती है वो ये आती है कि नाम पूछ लेते हैं, जैसे वेजोस्पास्टिक एंजाइना को प्रिंस मेटल एंजाइना भी कहते हैं, तो वो ये भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उसके बाद अनस्टेबल एंजाइना, इसमें एक्यूट क्रोनरी सिंड्रोम आ रहा होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने अच्छे से करनी है। उसके बाद जो आगे चलें, ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं आपको करने की ज़रूरत नहीं है। प्री लोड आफ्टर लोड हार्ट रेट, इसका अगर कॉन्सेप्ट है कि प्री लोड बेसिकली क्या होता है कि जब हार्ट रेस्टिंग फेज़ में होता है, मतलब रेस्टिंग में तो ऑब्वियसली नहीं होता, जस्ट एज अ लेमैन लैंग्वेज में, कि जब वो डायस्टोलिक फिलिंग प्रेशर होता है इसका बेसिकली, मतलब जब डायस्टली होता है वो वाला फेज़ होता है, तो जो हार्ट में ब्लड जा रहा होता है उसको हम प्री लोड कह रहे होते हैं। और आफ्टर लोड वो होता है जब वो ब्लड इजेक्ट कर रहा होता है और जो फोर्स वेसल्स पे लग रही होती है, वो प्रेशर जो होता है उसको आफ्टर लोड कहते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो डबल प्रोडक्ट है। डबल प्रोडक्ट MCQs में पूछ सकते हैं कि जी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और ये जो हार्ट रेट होता है, मतलब बेसिकली कार्डियक वर्क को एस्टिमेट करने के लिए हम डबल प्रोडक्ट कहते हैं। इजेक्शन टाइम क्या होता है कि कितना टाइम लगता है हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए पेरिफ्री में। तो आपको ये जितना मैंने बता दिया है फेयर इनफ, इसके अलावा आपने इसको छेड़ना भी नहीं है। थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज रीड कर लें सिर्फ इसलिए कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हमने मैनेजमेंट करनी है। बाकी इसमें एक दफ़ा ज़िंदगी में रीड करें, उसके बाद कभी आपने इसको नहीं देखना। नाइट्रेट्स इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन फार्माकोकाइनेटिक्स नहीं करना। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले सफ़े पे डायग्राम है आपकी, यहाँ से आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा कि किस तरीके से करना है। अब इसके ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट हैं, इसके अदर ऑर्गन्स पे इफेक्ट हैं, ये आपने बहुत अच्छे से करने हैं। क्लिनिकल यूजेज यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि कितने, अगर सबलिंगुअल रूट है और ओरल रूट है हमारे पास, या फिर जो है ट्रांसडर्मल पैथ लगाते हैं, तो कितने कितने देर बाद उसका वो हो जाता है, टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बेसिकली क्या होता है। टॉक्सिसिटी ये आप रीड कर लें, क्लिनिकल यूजेस तो ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है। टॉक्सिसिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं छोड़नी आपने। नाइट इसमें टॉक्सिसिटीज़ में क्या है, ये मंडे मॉर्निंग डिजीज़ का एक डिस्कस किया होगा। उसके अलावा ये टॉक्सिसिटीज़ की यही है कि हेडेक हो रहा होता है, टेकिकेट, क्योंकि वेजो डायलेशन करा रहे होते हैं ना नाइट्रेट्स, तो वेजो डायलेशन की वजह से जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो हो रहे हैं।
अब साइनाइड पॉइजनिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ये आपका फोरेंसिक में भी जब आप साइनाइड टॉक्सिसिटी करेंगे उसमें भी बेसिकली यही मैनेजमेंट आ रही होती है। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आप एक दफ़ा रीड कर लें, ठीक है, लाइफ में जिसने पहली दफ़ा किताब खोलनी है, जिसको पता ही नहीं है कि मैंने पढ़ना कैसे है, वो रीड करे, इसमें से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करे, जाके टेबल पे लिख ले, ताकि बाद में आप जितनी दफ़ा रिवाइज़ करें आप इस पर टाइम ना खपाएं, ठीक है। टाइम हमें फार्माकोलॉजी मुश्किल क्यों लगती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमने करना क्या है, ठीक है। जो मार्क कर रही हूँ आपने बस वो करना है। टॉक्सिसिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पिछले में भी हाइपरटेंशन में भी बताया था, अब भी बता रही हूँ। और नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर्स, एक दफ़ा जस्ट रीड करें और चीज़ें निकाल के जो आपको लगे कि टेबल में नहीं है वो आपने लिख लेनी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से निकाल के, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद है आपका ये टेबल है। टेबल में आपको एक आधा MCQs आ जाए तो ठीक है, एक दफ़ा बस UQ आया था, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते होते अनटिल एंड अनलेस बहुत कोई सर फिरा सा एग्जामिनर ना हो। उसके बाद आ जाते हैं न्यू ड्रग्स। इसमें ये भी आपको यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इसका एक्शन है, जस्ट एक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास आ रहे हैं, ये टेबल आ रहा है। टेबल आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, जो मैं पीछे बता चुकी हूँ आपने वो सारा करना है। उसके बाद ये आ जाता है कि इवाब्रेडिन का और ये इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन यहाँ से करना है, और बाकी जो ड्रग्स हैं ऑलमोस्ट आपने यहीं से एज इट इज़ टेबल को पढ़ लेना है। जो चीज़ें वहाँ पे थ्योरी में एक्स्ट्रा लिखी हैं वो आप यहाँ पे लिख लें, ताकि आपको बाद में प्रूफ में सिर्फ ये टेबल रिवाइज़ करना पड़े, आपको अंदर से नहीं पढ़ना पड़ेगा।